कमोडिटी से कमाई गोल्ड और सिल्वर कैसे किसी पोर्टफोलियो की चमक को बढ़ा सकता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। फिरोज, सबसे पहले जब भी सोने चांदी की बात आती है, यही ध्यान में आता है कि सुरक्षित निवेश का जरिया है। महंगाई के दौर में सोने चांदी में निवेश एक्चुअली निवेशकों की अच्छी और सही पसंद बनता है। हम करंट सिनारियो से ही समझ लेते हैं। बाजार में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है। उतार चढ़ाव के इस बाजार में सोने चांदी में निवेश का सही मौका? यस स्वाति जी, ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर को दोनों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत इनकी कॉमनैलिटी है कि दोनों ही कमोडिटीज मानी जाती हैं, बट आई थिंक गोल्ड का बिहेवियर और सिल्वर के बिहेवियर में बड़ा अंतर है। गोल्ड एक एस्टेब्लिश्ड एसेट क्लास है, उसकी जो वॉलेटिलिटीज हैं, जो रिस्क की मेजरमेंट्स हैं, वो काफी कम है सिल्वर के मुकाबले आदि हैं। तो दोनों को एक ही ब्रेथ में सिनोनिमस मानना मेरे हिसाब से इतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब रहा सवाल गोल्ड का, अगर हम पहले एड्रेस करें तो गोल्ड की एक परसेप्शन है कि वो इक्विटीज को हेज करता है, इक्विटीज के परे चलता है, वो हाथों में हाथ डाल के नहीं चलता है इक्विटीज के साथ। तो इसको अगर हम डेटा से सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करें और लास्ट 10 साल की इन दोनों की जो कोरिलेशंस है उसको मैथमेटिकली कंप्यूट करें, तो ये जो नॉन कोरिलेशन है, मतलब दोनों एक साथ नहीं चलते, तो पोर्टफोलियो में गोल्ड डालने से रिस्क कम होता है, ये एस्टैब्लिश होता है मैथमेटिकली। लास्ट 10 साल की इनकी जो कोरिलेशन है नेगेटिव है, मार्जिनली नेगेटिव है। मतलब ये डबल नहीं करती आपकी रिस्क को। इक्विटी के साथ गोल्ड को शामिल करना एक सेंसिबल अप्रोच होगा। दैट्स वन सेट ऑफ नंबर्स। दूसरा, अगर हम मोर लेमन टर्म्स में अगर हम समझना चाहें और लास्ट 5 साल का आंकड़ा देखें कि जब इक्विटी मार्केट 10% से ज्यादा गिरी है, तो उसी समय में गोल्ड की प्रदर्शन कैसी रही है। तो 5 बार ऐसा हुआ है 2021 में, 2016-17 से अगर हम 5 साल लें, तो हमने डिफरेंट पीरियड्स देखे जहां निफ्टी 10% से गिरी है, तो उसमें 4 बार गोल्ड पॉजिटिव में था, 3 से 7%। एक ही बार ऐसा हुआ है 2016 में, जब सितंबर 8 2016 से 26 दिसंबर 2016 तक निफ्टी 11.5% गिरी और गोल्ड भी 14% गिरा। तो ये पहली बार ऐसा हुआ इस 5 सालों में कि दोनों ही साथ में गिरे। अदरवाइज इट हैज अ नेगेटिव कोरिलेशन, ये एस्टैब्लिश होता है। तो इसीलिए गोल्ड का शामिल होना पोर्टफोलियो में एक रिस्क मिटिगेंट जो मानते हैं, वो मैथमेटिक्स भी वही कहती है। और उसमें जो डॉलर की जो पावर होती है गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड एक ग्लोबल एसेट है, तो आपको करेंसी हेज करने में भी काफी मदद होती है। फिरोज, ये स्पेशली ये जो समय है या और आगे आने वाला समय आपको गोल्ड के लिए कैसा लग रहा है? क्योंकि सोने के दाम कई फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं, जिसमें से बहुत सारे फैक्टर्स हम कह सकते हैं वो प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। अनिश्चित बाजार भी हैं। हम अभी जिस तरीके से ग्लोबल अभी जो डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, और वित्तीय अनिश्चितताएं भी हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी की वजह से भी, डॉलर इंडेक्स भी देख लें। ये तमाम जो फैक्टर्स हैं जिस तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं साल की शुरुआत से अब तक, 2023 कैसा आपको गोल्ड के लिहाज से अभी लग रहा है? स्वाति जी, मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए या कोई भी एसेट के लिए पहले आपको देखना है कि उसकी मीडियन रिटर्न क्या है, मीन रिटर्न क्या है। मीडियन रिटर्न गोल्ड की 9.3% की है। तो अगले साल भर तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम 2-3 साल की रोलिंग बात करें, मेरे हिसाब से मीडियन रिटर्न्स के ऊपर मिलने की गुंजाइश अच्छी खासी है, क्योंकि इंडियन रुपीज में भी अगर हम देखें $57,000 ₹57,000 पर 10 ग्राम्स का भाव है, अभी भी पीक से नीचे है। तो आई थिंक गोल्ड की जो बढ़त आई है, जैसे चिंतन जी ने कहा, डॉलर में तो आई नहीं है, तो इट्स गॉट सम डिग्री ऑफ पास्ट बैड परफॉर्मेंस, उसकी वजह से मीन रिवर्जन की संभावना है डॉलर टर्म्स में। और रुपी टर्म्स में भी आप पीक पे नहीं खरीद रहे हैं। और व्हीकल्स ऐसे भी मौजूद हैं जिसमें आपको 3-4% गोल्ड रिटर्न से भी एक्स्ट्रा मिल सकता है, क्योंकि ब्याज भी मिलता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो व्हीकल पार्टिसिपेशन में भी काफी एफिशिएंसी मिल सकती है आपको। ये सबको मद्देनजर रख के आई थिंक गोल्ड की एलोकेशंस फ्रॉम अ 1 ईयर टू 3 ईयर पर्सपेक्टिव मीडियन रिटर्न्स मिलना काफी अच्छी संभावना है। एक रिस्क जरूर है, जैसे ब्याज दरें बढ़ी हैं ग्लोबली, जैसे 2 ईयर का फेड का पेपर जो है 4.25 पे चल रहा है, तो इसमें फ्लाइट ऑफ कैपिटल गोल्ड से भी डेट में जाने की गुंजाइश होती है, ना सिर्फ इक्विटी की। तो वो प्रेशर जरूर रहेगा ग्लोबली टिल इंटरेस्ट रेट्स ईज ऑफ एंड रिस्क रिमेन्स हाई। हमेशा जब रिस्क बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं होते। इस बार जब रिस्क बढ़ी है, इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़े हैं,
वरना इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं जब रिस्क बढ़ती है, फेड इंटरेस्ट रेट्स कम करता है ताकि रिसेशन का खतरा टल सके, बट इसमें इंड्यूस्ड रिसेशन का समय है, सो दैट्स द ओनली डार्क क्लाउड व्हिच सराउंड्स गोल्ड। फिरोज, आपकी नजर में स्पेशली गोल्ड में सही विकल्प क्या है? जो निवेश के अलग अलग तरीके हैं सोने में, उसमें से कौन सा विकल्प आपकी नजर में सही है अभी, और या फिर अलग अलग निवेशकों की अलग पसंद हो सकता है? देखिए, हर निवेशक की स्थिति के हिसाब से एक व्हीकल हमारे हिसाब से मैथमेटिकली सबसे अच्छा होता है, बट पसंद लोगों का बहुत डिफरेंट हो सकता है। जैसे आज की डेट में इंडियंस की जो साइकोलॉजी है वो टच एंड फील, गोल्ड हमेशा वो एक फिजिकल एसेट के तौर पे एक मेंटल पोजिशनिंग हो चुकी है बिहेवियरली, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ दिमाग का काम नहीं है, दिल और दिमाग का काम दोनों का है। तो काफी बार ऐसा होगा कि एक इंडियन निवेशक को हमेशा एक फिजिकल कॉइन्स बार्स खरीदने में एक सांत्वना सी मिलती है। बट आई थिंक मैथमेटिकली 3 किस्म के लोग हो सकते हैं जिनको अगर एसआईपी के माध्यम से धीमे धीमे कलेक्ट करना है, क्योंकि एक रिटेल निवेशक गोल्ड का अगर 1 ग्राम का भी कॉइन खरीदने जाएगा तो जाएगा दुकान में, जाएगा 5,000 6,000 रुपए खर्च करेगा, वो सब लॉजिस्टिकली बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और कॉस्ट वाइज भी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसीलिए गोल्ड फंड्स जो हैं वो बहुत काम आते हैं एसआईपी के निवेशक के लिए, जिसके पास लमसम है और टाइम फ्रेम ज्यादा नहीं हो, 2 साल हो 3 साल हो, तो चिंतन जी ने जैसे कहा ईटीएफ बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं क्योंकि उनमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नेग्लिजिबल होता है, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज नेग्लिजिबल होता है। किसी को एक स्ट्रेटेजिक एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में चाहिए लंबी अवधि के लिए और शॉर्ट टर्म 1-2 साल की ओपिनियन नहीं ले रहे हो और गोल्ड को एक अपना बुनियादी हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा विकल्प है क्योंकि उसमें मेच्योरिटी पे टैक्स फ्री मिलता है। एक ही इंस्ट्रूमेंट रह गया है जिसमें अनलिमिटेड कैपिटल गेन टैक्स फ्री है एट मैच्योरिटी ऑफ कोर्स। तो लॉन्ग टर्म सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, शॉर्ट टर्म लमसम इन्वेस्टमेंट्स 2 to 3 इयर्स गोल्ड ईटीएफ और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड फंड, ये मैथमेटिकली सही है। ऑफ कोर्स पसंद लोगों की अलग होती है, बट दिल और दिमाग को कन्वर्ज करना ही एक पर्सनल फाइनेंस का काम है। चलिए, सोने में निवेश के बारे में लोग काफी हद तक जान और समझ गए हैं। सिल्वर यानी चांदी में निवेश उसके मुकाबले अभी काफी नया एक विकल्प है कमोडिटी से कमाई करने का। जैसा आपने शुरुआत में बोला था कि सोने और चांदी के निवेश को आप बिल्कुल एक तराजू में नहीं रखेंगे, सिल्वर में निवेश एक निवेशक के लिए अलग कैसे हो सकता है और पोर्टफोलियो में इसको जगह कैसे दी जाए? ये स्वाति जी देखिए, अब सिल्वर की जो प्राइसेस हैं आज भी 2 साल में नेगेटिव ही हैं, तो काफी अप मूव नहीं मिला है। तो ऑब्वियसली जो भी पास्ट परफॉर्मेंस खराब होती है तो लोगों का रुझान कम होता है, बट ऐसे वक्त में ही खरीदने में प्रॉफिटेबल ज्यादा होता है, मन कम करता है खरीदने का क्योंकि पास्ट रिटर्न नहीं है। बट ऐसी समय पे खरीदते हो तो ही पैसे बनते हैं। आज भी 55,000 57,000 पे इर्द गिर्द घूमता है सिल्वर। पैंडेमिक के बाद 62,000 63,000 तक भी गया था। सो पॉइंट एक ये मैं कहना चाहूंगा कि सिल्वर की रिटर्न आगे चलते हुए बेहतर है, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखेगा। अब तक 1 साल पहले तक जब ईटीएफ नहीं थे, सिल्वर के ईटीएफ नहीं थे, तो आपके पास 2 ही विकल्प थे। फिजिकल सिल्वर स्टोर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि क्वांटिटी बड़ी होती है, गोल्ड में क्वांटिटी कम होती है और आपके पैसे काफी सारे लग जाते हैं। सिल्वर में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए उसको फिजिकली स्टोर करना भी टफ था और सिर्फ एमसीएक्स में या कोई भी फ्यूचर्स मार्केट में अवेलेबल था। ईटीएफ आने की वजह से अब ये प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन बन चुका है फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि दोनों को तोलना नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन या जो रिस्क की जो आंकड़ा है वो दुगना है, तो मेरे हिसाब से सिल्वर में अभी भी फ्यूचर में रिटर्न की गुंजाइश है क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है, पॉइंट 1। और ईटीएफ जैसे आपने कहा कि आज ईटीएफ मिलते हैं, ईटीएफ मिलते ही उसकी जो फिजिबिलिटी हो गई फॉर लॉन्ग टर्म एलोकेशंस काफी बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स टैक्स थोड़ा इनएफिशिएंट होता है इक्विटी के मुकाबले, बट आई थिंक 3 साल होल्ड करते हो तो इंडेक्सेशन के साथ आपको 20% की टैक्स मिलती है ईटीएफ में, तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी टैक्स एडवांटेज मिल जाती है क्योंकि महंगाई पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, जो इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। फिरोज, आपसे भी जानना चाह रही हूँ अराउंड कितना पोर्टफोलियो में एक्सपोजर, एक तो गोल्ड का और साथ में सिल्वर का भी, आई एम श्योर प्रोपोर्शन सेम तो नहीं रहेगा, सिल्वर बीइंग रियली वॉलेटाइल कमोडिटी, इम्पैक्ट जैसा चिंतन भी बता रहे हैं कि आपके निवेश पर भी पड़ेगा,
तो एक निवेशक को आप क्या रेकमेंड करेंगे? कमोडिटी के अंदर ही प्रपोर्शन क्या रखे गोल्ड और सिल्वर का? देखिए, अगर अब मैं अगर पर्सनल साइड किसी की देखूं, अगर ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी के, जैसे बच्चों की पढ़ाई ग्लोबल हो, तो उनको तो गोल्ड सिल्वर जरूर रखना चाहिए। कोई भी, जैसे आपको वर्ल्ड टूर करना है, अगर ऐसी ऐसी ऑब्जेक्टिव्स हैं आपकी जो डॉलर में खर्चा कराएंगी, तो दोनों की महत्वपूर्णता बहुत बढ़ जाती है। अब रहा मात्रा, आपकी जो भी एलोकेशंस है उसकी 2/3 आप गोल्ड में डाल सकते हैं, 1/3 सिल्वर में डाल सकते हैं। जो चिंतन जी ने कहा, बहुत सटल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसाइकलिंग। देखिए, माइनिंग करना एक बात है, अगर गोल्ड की रिसाइकलिंग सदियों तक चलेगी, पुश्तों तक चलेगी। सिल्वर, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सिल्वर दिखता है, वो वापस रिसाइकल नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं है कि माइनिंग हो गई तो वापस वो हमेशा दुनिया में रहेगा। वो वापस कहीं कहीं ना कहीं आपको वापस माइन करके दूसरा सप्लाई लाना पड़ेगा। तो आई थिंक 2/3 टुवर्ड्स गोल्ड, 1/3 टुवर्ड्स सिल्वर इज अ गुड एलोकेशन। अब कितना होना चाहिए टोटल? किसी के 10% हो सकते हैं, किसी के 15% हो सकते हैं। इस पे देखना है कि आपके कोई ग्लोबल खर्चे तो सबके होते हैं, कोई ना कोई गोल ग्लोबल होता है। उसकी एलोकेशंस के लिए मैं इसको प्रेफर करूंगा rather देन ग्लोबल एक्विटीज, क्योंकि ग्लोबल एक्विटीज आर कोरिलेटेड टू एक्विटीज। अब कितना भी कहें आप, जब यूएस में तकलीफ होती है तो इंडियन एक्विटीज में भी तकलीफ होती है। आज का ही उदाहरण ले लें आप। तो बट अगर आपको ग्लोबल जाना है तो सिल्वर एंड गोल्ड एक अच्छा विकल्प है ग्लोबल डॉलर एलोकेशंस करने के लिए rather देन ग्लोबल एक्विटीज। समिट अप, जो पूरा एक पोर्टफोलियो में जो एसेट एलोकेशन है बाकी एसेट क्लासेस का भी एक जेनरिक जो एक एलोकेशन रूल होना चाहिए किसी के पोर्टफोलियो में, वो मैं आपसे सम अप करने के लिए जानना चाहूंगी, वो कैसा हो बिटवीन इक्विटी, डेट एंड गोल्ड एंड रियल एस्टेट, अगर इस तरीके से समझे तो। स्वाति जी, अगर करंट स्टेटस देखूं मैं, तो मैं कहूंगा आज भी 50% आपका, 45 से 50% नेकेड एक्विटी हो सकता है, और होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, आज दिल कम करेगा क्योंकि लास्ट 1.25 साल से, ऑलमोस्ट 1.5 साल से निफ्टी ने टाइम करेक्शन दिया है और 7-8% की प्राइस करेक्शन भी दी है। ऐसे समय में एक्विटी खरीदना मुश्किल होता है। 50% एक्विटी इन्वेस्टेड रियल एस्टेट, मेरे हिसाब से रेसिडेंशियल रियल एस्टेट आज भी मेट्रोज और टियर 2 सिटीज में परफॉर्म नहीं करेगा लॉन्ग टर्म बेसिस पे, कंपाउंडेड रिटर्न्स के कंप्यूटेशन से। इसीलिए इन्वेस्टेड रियल एस्टेट, रेसिडेंशियल जीरो। डेट आज काफी अच्छा अट्रैक्टिव माध्यम है, 25-30% इन डेट, और बाकी आप 10 से 15% कमोडिटीज ले सकते हैं। बट एक्विटीज में 50% रखना आज माना कि कठिन है, लोगों को चैन नहीं आएगा 50% रख के, बट आई थिंक इट्स वेरी क्रिटिकल टू बीट इन्फ्लेशन एंड हमेशा मीन रिवर्जन होती है। तो हम आनंद राठी में तो ऐसे समय में ज्यादा खरीदते हैं। फरवरी में नेट मोबिलाइजेशन आई म्यूचुअल फंडों की, इतनी अच्छी नहीं थी, एसआईपी छोड़ दें तो, बट आनंद राठी में हम थोड़ा ज्यादा एक्सेलरेशन देते हैं एक्विटीज की परचेज को। ऐसे समय को हम अपॉर्चुनिटी मानते हैं।